वेलकम टू नाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। क्या है नया टॉपिक? हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, फिर पढ़ा मोनोपोली एंड फिर मोनोपोलिस्टिक। तो अब लास्ट टॉपिक है कौन सा? ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली किसे कहते हैं? तो ओलिगोपोली क्या है? आपने पहली बार वर्ड सुना होगा ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का मतलब हम देखेंगे किसे कहते हैं ओलिगोपोली, फिर मैं आपको उसको एग्जांपल्स दूंगा। तो ओलिगोपोली किसे कहते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म्स। मतलब ऐसा हो कि ऐसा मार्केट जिसमें फ्यू बिग फर्म्स हो, मतलब कुछ ही बड़ी बड़ी फर्म्स हो, और क्या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ईच फर्म्स हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द मार्केट। मतलब क्या, ऐसी 4-5 फर्म्स हो जो पूरे मार्केट को रन कर रही हो और हर एक फर्म के पास अपना अपना बड़ा शेयर हो मार्केट का। तो अब उसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल दे दूं तो फ्यू बिग फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सिग्निफिकेंट शेयर। तो आपने सुना होगा अभी जैसे जियो आया था, तो आपने सुना होगा कि जियो ने 35% मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट शेयर इन मार्केट 35%। किसने कैप्चर किया है? जियो ने। तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट शेयर। अब ये भी एक फर्म्स है। कौन सी फर्म्स में से? फ्यू बिग फर्म्स में टेलीकम्युनिकेशन की कौन कौन सी फर्म्स है? जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। तो ये बड़ी बड़ी फर्म्स है। तो इसमें से एक फर्म कौन सी है? जियो। तो फ्यू बिग फर्म्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब पूरी इंडिया में जो भी है वो इन्हीं कंपनी के सर्विसेज यूज कर रहे हैं और कोई कंपनी है ही नहीं, कुछ ही फर्म्स है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। टेलीकम्युनिकेशन जो इंडिया में चल रहा है वो बेस्ट एग्जांपल है ओलिगोपोली का। फिर दूसरे भी और एग्जांपल है, मैं आपको जब फीचर्स पढ़ाऊंगा इसके तो मैं आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन अब हम देखेंगे फीचर्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे फीचर्स, वन बाय वन फीचर्स देखेंगे। तो ओलिगोपोली के फीचर्स अच्छे से देखेंगे। तो ओलिगोपोली का एक फीचर तो मैंने आपको पहला फीचर तो डेफिनेशन में ही बता दिया। कौन सा? फ्यू बिग फर्म्स मतलब क्या? स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। अब स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स में कौन कौन से एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही दे दिए कि जियो वाला एग्जांपल मैंने आपको दे, जियो, आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल, ये वाला एग्जांपल दिया इंडिया का। फिर दूसरा ओलिगोपोली का एग्जांपल कौन सा है? जो ऑयल पेट्रोलिंग जो क्रूड ऑयल निकालती है जो कंट्रीज, वो कंट्रीज क्या करती है? वो कंट्रीज पूरा अपना अपना ग्रुप है, कुछ ही कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल है जो निकाल के पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। तो वो जो क्रूड ऑयल जो कंट्रीज निकाल रही है, तो वो कंट्रीज क्या रहेगी? वो कंट्रीज ऐसे मार्केट में रन कर रही है जो ओलिगोपोली मार्केट है। उसमें क्या है? कुछ ही कंट्रीज के पास वो रिसोर्सेज है और किसी कंट्री के पास वो रिसोर्सेज है नहीं। तो इससे क्या होता है? वो लोग कार्टेल बनाते हैं। वो कार्टेल वाला मैं आपको फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा कार्टेल किसे कहते हैं। तो एक क्रूड ऑयल वाला हो गया। फिर दूसरा कौन सा एक एग्जांपल है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ ही बड़ी कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या कर रही है? हमको ऑटोमोबाइल सप्लाई कर रही है। मतलब नॉर्मल जो पब्लिक है उसको ऑटोमोबाइल कुछ ही बड़ी कंपनी सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल होंडाई, हीरो मोटर्स, ऐसी सब कंपनीज है इंडिया में। तो ये क्या है? फ्यू बिग फर्म्स, मतलब कुछ ही ऐसी बड़ी फर्म्स होगी। जैसे समझो कि बड़ी फर्म 7-8 भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है। मतलब कुछ भी एक हिस्सा होगा जो बड़ी फर्म्स होगी, वो क्या करेगी? पूरे मार्केट को वही रन करेगी। अब सेकंड क्या है? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्यों है इसमें? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो लोग डिपेंड करते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि समझो कि यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे जियो का एग्जाम्पल लिया, आइडिया का एग्जाम्पल लिया और वोडाफोन और एयरटेल। तो समझो ये 4 कंपनीज है। तो आपने देखा होगा जब जियो ने एंटर किया मार्केट में तो क्या हुआ? जियो ने एक लार्ज नंबर ऑफ शेयर कैप्चर कर लिया। अब लार्ज नंबर ऑफ शेयर कैप्चर कर लिया, फिर जियो ने अपनी प्राइस रिवील की। तो जियो ने जो प्राइस रिवील की उससे क्या हुआ? ये जो 3 कंपनीज है उनको क्या हुआ? इम्पैक्ट क्रिएट हुआ उनपे। मतलब उनको इफेक्ट हुआ, उनके प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हुआ, प्राइस में इम्पैक्ट करना पड़ा। तो ये क्या है? कोई भी अगर फर्म ऐसा ओलिगोपोली मार्केट में कोई भी एक फर्म अगर प्राइस डिक्रीज करती है, प्राइस बढ़ाती है, तो उससे सामने वाली फर्म को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा और मार्केट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जैसे आपने जियो वाले एग्जांपल में देखा था। तो अब क्या है? थर्ड क्या है? डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। अब डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म डिमांड कर्व क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि देखो अभी क्या है? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। मतलब कोई भी प्राइस चेंज करेगा तो सीधा अपनी फर्म पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी 4 ही फर्म रन हो रही है मार्केट में और ओलिगोपोली मार्केट क्रिएट है। तो क्या 4 फर्म रन हो रही है, तो अभी एक फर्म भी अगर समझो कुछ चेंजेस लाती है अपने प्रोडक्ट में या तो अपने प्राइस में,
तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट को इम्पैक्ट होगा। तो हम क्या ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारा डिमांड का ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर समझो कि कोई फर्म ने अपनी प्राइस में चेंज किया तो अचानक हमारे डिमांड का ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड का चेंजेस रहता है। तो किसी भी फर्म में चेंज आने के कारण हमारे फर्म में तुरंत चेंज आता है। इसलिए क्या है, बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म डिमांड को। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल क्या है, अब सिंपल है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल किसे कहेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, क्या होता है, कुछ बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है, अपना एक ग्रुप बना लेती है, और वो क्या करते हैं, प्राइस कंपटीशन नहीं करते। कौन सा, प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। प्राइस कंपटीशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट लाते हैं और उसका कंपटीशन करते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ कार्टेल क्या होता है, कार्टेल में होते हैं दो टाइप के कार्टेल बन जाएगा तो क्या होगा, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली बन जाएगा, और सेकंड होता है नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। तो अगर कार्टेल बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ग्रुप क्रिएट करेंगे, अपना ग्रुप क्रिएट किया। अब ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि मार्केट में कौन सी प्राइस रिवील होगी, कौन सा फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मतलब पूरा मार्केट का जो वो है कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, कार्टेल के हाथ में आ जाएगा। और कार्टेल के अंदर में कौन कौन होगा, जो बड़ी वीक फर्म्स है उनका एक ग्रुप है, उसको ही हम कार्टेल कहेंगे। तो ये क्या होगा, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली किसे कहते हैं। अब कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, कार्टेल आ गया तो हम कॉल्यूसिव ओलिगोपोली भी समझ ही लेते हैं। तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली ऐसा ओलिगोपोली है जिसमें मार्केट में जो बिग फर्म्स है वो क्या करती है, अपना ग्रुप क्रिएट करती है, एग्रीमेंट करती है, और क्या करती है, एग्रीमेंट करके आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना आउटपुट करेगा, और प्राइस क्या रिवील होगी। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे जो मार्केट का जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है, और ग्रुप में जो सबसे ग्रुप लीडर उसे बोलते हैं, कि प्राइस लीडर भी बोल सकते हैं हम। तो प्राइस लीडर जो होता है वो क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है, जिसके पास ज्यादा शेयर है वही डिसाइड करेगा कि मार्केट में प्राइस क्या रिवील होगी। तो वही बाकी की फर्म्स भी वही प्राइस लेगी प्रोडक्ट का। तो ये कार्टेल था। अब नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या फर्म्स है। अब फर्म्स में क्या होगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा, एग्रीमेंट भी नहीं होगा, और फर्म्स डिसाइड भी नहीं करेगी कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना प्रोडक्शन। जो फर्म को जितना प्रोडक्शन करना है वो कर सकती है, और जो फर्म को जितना प्राइस लेना है वो भी ले सकती है। तो इसको हम कहेंगे नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। अब हम देखेंगे एंट्री बैरियर्स। तो अब आपको समझ ही गए होंगे कि इतने सारे फीचर्स है, उससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये मार्केट में एंटर होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एंटर होना क्यों डिफिकल्ट है, अब समझो कि नेचुरली कोई ऐसा है कि नेचुरली कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो यही फर्म के पास है। दूसरा क्या है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर समझो कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी है, कोई जिसने पैटर्न करा के रखा हुआ है अपनी प्रोडक्ट को क्या करा है, उन्हें पैटर्न करा है, तो वो कोई और प्रोडक्ट का नहीं कर सकता। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शन कौन सी तरह से हो सकता है कि जो कंपनी स्टार्ट करने में हमको प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस करना पड़ता है, वो क्या है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ही टाइम लेता है। फिर और सेकंड क्या है कि हाई डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर थर्ड फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये जो कंपनीज है उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा हुआ है। अभी हम आए तो हम मार्केट में दिखेंगे ही नहीं, क्यों कि 100% मार्केट इन लोगों ने कैप्चर कर रखा हुआ है। तो अभी हमको अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो हमको क्या है, हमको हाई डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी हम क्या है मार्केट कैप्चर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वरना हम मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एंट्री बैरियर्स। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि प्राइस कंपटीशन करेंगे सबको प्राइस घटानी पड़ेगी, तो फिर सब लॉस में जाएंगे। इसलिए प्राइस समझो कि पहले जियो ने प्राइस घटाई, तो फिर इसका देख के आइडिया ने प्राइस घटाई, फिर वोडाफोन ने प्राइस घटाई, फिर क्या करा, सभी ने प्राइस सेम कर दी, फिर जियो ने और प्राइस घटाई। तो इससे क्या होगा, प्राइस कंपटीशन से एक दूसरे की फर्म को लॉस होगा। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे, ये लोग करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट देंगे, कोई एक्टर को लाएंगे अपना प्रोडक्ट के प्रमोशन करने के लिए, तो डिफरेंट अलग टाइप के कंपटीशन करेंगे। तो ये फीचर्स किसके ओलिगोपोली के फीचर्स एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन से, स्मॉल नंबर ऑफ वीक फर्म्स, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड का, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, एंट्री बैरियर्स एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये क्या था, ओलिगोपोली के फीचर्स। अब हम क्या देखेंगे कि हम मार्केट कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, मार्केट का क्लासिफिकेशन हम कौन से बेसिस पर करते हैं। तो हमने जो आइडेंटिफाई किया
कि भाई मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये मार्केट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बेसिक्स है उसके बेसिस, ये कौन से बेसिस, 5 बेसिस है, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा मार्केट है। तो सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। तो जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब सेकंड क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी फॉर एग्जांपल क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने नेचर ऑफ कमोडिटी पढ़ी थी। तो नेचर ऑफ कमोडिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, होमोजीनियस, और बाकी के जो मार्केट है सब समझो कि मोनोपोली एंड ओलिगोपोली मार्केट है, उसमें क्या होता है, होमोजीनियस नहीं होता। और थर्ड मार्केट कौन सा है, जो मोनोपोलिस्टिक, चौथा मार्केट है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सबकी प्रोडक्ट थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड होती है। अब क्या है, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल में क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई के पास प्राइस कंट्रोल नहीं रहता, जो मार्केट में प्राइस रिवील है वही प्राइस चलेगी। अब मोनोपोली में क्या होता है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है प्राइस का। और ओलिगोपोली में क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल कभी कभी होता है, वरना क्या कार्टेल अगर बना ले तो उनके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, सिर्फ पार्शियल कंट्रोल, कि थोड़ा बहुत ही उन पे प्राइस पे उनके पास कंट्रोल होता है। नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब नॉलेज ऑफ द मार्केट हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था कि सभी के पास परफेक्ट नॉलेज होता है, और बाकी के जो है मार्केट उसमें क्या होता है, इनपरफेक्ट नॉलेज होता है सबके पास। अब क्या है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मतलब एक ही मार्केट ऐसा है जिसमें फैक्टर्स की मोबिलिटी होती है, बाकी सब मार्केट में क्या होता है, फैक्टर्स की मोबिलिटी नहीं होती। तो कौन सा मार्केट में फैक्टर मोबिलिटी अवेलेबल है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, मतलब आप कहीं भी जाओ सेम फैक्टर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये रहता है। तो ये क्या थे, 5 बेसिस थे जिसपे हम क्या करते हैं, कोई भी मार्केट को क्लासिफिकेशन करते हैं।